नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तहों में उतर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन जिसके मायने लगातार बदल रहे हैं। अधिकार। आज के दौर में अधिकार का मतलब क्या है? हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इसी सवाल को खंगालते हैं, अधिकार की धारणा पर बात करते हैं। तो आज हम मिलकर इन विचारों को परत दर परत खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि समय के साथ अधिकारों की हमारी समझ कैसे विकसित हुई है। अक्सर हम अधिकारों को वोट देने या अपनी बात कहने तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन क्या ये दायरा अब हमारी संस्कृति, पर्यावरण, यहाँ तक कि हमारी पहचान की निजी पहलुओं तक नहीं फैल गया है? चलिए इसी खोज पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ आधुनिक विचारों से। दस्तावेज इशारा करते हैं जॉन रॉल्स की तरफ, जिन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी चीजों पर सबका बराबर हक होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि नव उदारवादी विचारक भी इस बुनियादी समानता को मानते तो थे, लेकिन उन्होंने आत्मस्वामित्व यानी खुद के शरीर और काबिलियत पर अपने मालिकाना हक पर बहुत जोर दिया। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये एक दिलचस्प तनाव है। बिल्कुल। रॉल्स का जोर समाज में संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे पर था, ताकि सबसे कमजोर तबके को भी फायदा हो। वहीं नव उदारवादी विचारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपनी मेहनत के फल पर उसके अधिकार को सर्वोपरि माना। अच्छा। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने हुनर और मेहनत का मालिक है और उस पर बाहरी दखलंदाजी कम से कम होनी चाहिए। इसी माहौल में रोनाल्ड डॉर्किन जैसे विचारक सामने आए। उनकी किताब टेकिंग राइट्स सीरियसली काफी मशहूर हुई। हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने मानवाधिकारों को सिर्फ कानूनी दावों से ऊपर उठाकर नैतिक अधिकार का दर्जा दिया। डॉर्किन का तर्क था कि हर इंसान का सम्मान होना और उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना, यह सरकार की कोई मेहरबानी नहीं, बल्कि एक बुनियादी नैतिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज के नैतिक ताने बाने का सवाल है एक तरह से। लेकिन फिर 1980 के दशक के बाद माहौल बदला। नव उदारवादी नीतियां ज्यादा हावी हुईं और जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अधिकार, इन पर सवाल उठने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो कल्याणकारी राज्य वाला विचार कमजोर पड़ गया? बिल्कुल। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर बढ़ा और ये माना जाने लगा कि सरकार का काम लोगों की हर जरूरत पूरी करना नहीं है, बल्कि व्यापार और उद्योग के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अच्छा, तो फोकस बदल गया। हाँ, फोकस बदल गया। कल्याणकारी राज्य पर होने वाले खर्च को अर्थव्यवस्था पर बोझ की तरह देखा जाने लगा। इसी दौर में एंथनी गिड्डन्स जैसे समाजशास्त्रियों ने एक तीसरे मार्ग की तलाश की, एक ऐसा रास्ता जो न तो पूरी तरह पुरानी कल्याणकारी व्यवस्था जैसा हो और न ही पूरी तरह बेलगाम बाजारवाद जैसा। एक संतुलन साधने की कोशिश। हाँ, कोशिश थी कि बाजार की ऊर्जा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाया जाए। ये बहस आज भी चल रही है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के बीच सही संतुलन कहाँ है। नव उदारवाद की इस लहर ने निश्चित रूप से सामाजिक अधिकारों की पुरानी समझ को चुनौती दी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे दस्तावेज अधिकारों के विकास को 3 पीढ़ियों में बांटकर देखते हैं। ये तरीका समझने में काफी मददगार लगता है। चलिए पहली पीढ़ी से शुरू करते हैं, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। ये तो सबसे जाने पहचाने अधिकार लगते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये वो अधिकार हैं जिन्हें आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद कहा जा सकता है। इनका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को राज्य की निरंकुश शक्ति से बचाना। सोचिए, बोलने की आजादी, अपनी पसंद का धर्म मानने की आजादी, संपत्ति रखने का अधिकार। हाँ, बिना रोक टोक कहीं आने जाने की आजादी, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, ये सब व्यक्ति को एक दायरे की सुरक्षा देते थे जिसमें सरकार दखल नहीं दे सकती। और इसमें सबसे जरूरी था राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, यानी वोट देने और चुने जाने का अधिकार, ताकि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह रहे। जॉन लॉक जैसे यूरोपीय विचारकों ने इसकी सैद्धांतिक नींव रखी और अमेरिका के संस्थापक नेताओं जैसे जेफरसन और मैडिसन ने इसे संविधान में जगह दी। तो मूल विचार था स्वतंत्रता का मतलब है बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। तो ये पहली पीढ़ी मुख्य रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता पर केंद्रित थी, मतलब सरकार क्या नहीं कर सकती। लेकिन क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? अगर किसी के पास बुनियादी जरूरतें पूरी करने के साधन ही ना हो, तो भाषण की आजादी का क्या मतलब? शायद यहीं से दूसरी पीढ़ी के अधिकारों की जरूरत महसूस हुई होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सवाल दूसरी पीढ़ी के अधिकारों के उदय का कारण बना, सामाजिक और आर्थिक अधिकार।
ये महसूस किया गया कि असली आज़ादी सिर्फ कानूनी रोक-टोक ना होने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब इंसान के पास अपनी क्षमताओं को विकसित करने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के साधन हों। जैसे कि? इसमें शामिल हैं शिक्षा का अधिकार, ताकि ज्ञान और हुनर मिल सके, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, ताकि बीमारी लाचारी न बने, और काम पाने का अधिकार, ताकि रोजगार के जरिए व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। सही। टी.एच. ग्रीन और हैरोल्ड लास्की जैसे विचारकों ने इस सकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनका तर्क था कि राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों को अकेला छोड़ देना नहीं, बल्कि उन्हें सक्षम बनाना भी है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी ये भी स्वतंत्रता के उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितनी कोई तानाशाही सरकार। तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ गए। हाँ, ये अधिकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में हैं। और अब हम उस पड़ाव पर आते हैं जो आज के समय में सबसे ज्यादा बहस और बदलाव का केंद्र है, तीसरी पीढ़ी के अधिकार। दस्तावेज इन्हें सांस्कृतिक, सामुदायिक और लैंगिक अधिकार बताते हैं। ये कैसे अलग है पहली दो पीढ़ियों से? देखिए, ये अधिकार इस समझ से उपजते हैं कि इंसान सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी समुदाय, संस्कृति और पहचान समूह का हिस्सा भी है। माइकल सैंडल जैसे समुदायवादी विचारकों ने उस उदारवादी सोच को चुनौती दी जो व्यक्ति को एकदम अलग थलग देखती है। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान, हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता ये सब हमारे समुदाय से ही आकार लेते हैं। इसलिए व्यक्ति के अधिकारों को उसके समुदाय के संदर्भ में देखना जरूरी है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए विल किमलेका और भिकू पारेख जैसे बहुसंस्कृतिवादी विचारकों ने उन समाजों पर ध्यान दिया जहां कई अलग अलग संस्कृतियों के लोग साथ रहते हैं, यानी मल्टीकल्चरल सोसाइटीज। हाँ बिल्कुल। उनका तर्क था कि अगर हम सच में बराबरी चाहते हैं तो हमें अल्पसंख्यक समूहों को अपनी खास पहचान और संस्कृति बचाने में मदद करनी होगी, जिसके लिए शायद उन्हें कुछ विशेष अधिकारों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्या सभी को एक ही तराजू में तौलना हमेशा न्याय संगत होता है? मुझे याद है आइरिस मैरियन यंग जैसे विचारकों ने इस पर सवाल उठाया था। विभेदीकरण नागरिकता, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात की थी। इसका क्या मतलब था असल में? और सुजान मुलर ओकेन जैसी नारीवादी विचारक भी इसी कड़ी में आती हैं? बिल्कुल सही। आइरिस मैरियन यंग का तर्क बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि सबके लिए एक ही नियम का सिद्धांत सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह उन समूहों के साथ अन्याय कर सकता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं या जिनकी जरूरतें और अनुभव बहुसंख्यकों से अलग हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए सच्ची समानता लाने के लिए कभी-कभी अलग-अलग समूहों के लिए अलग-अलग अधिकार या प्रावधान करने पड़ सकते हैं। इसी को विभेदकारी नागरिकता कहा गया। वहीं सुजान मोलर ओकिन जैसी नारीवादी विचारकों ने ध्यान दिलाया कि अधिकारों की पूरी बहस में अक्सर पुरुषों के अनुभवों को ही मानक मान लिया जाता है और महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो उन्होंने लिंग के आयाम पर जोर दिया। हाँ, उन्होंने लिंग के आयाम को अधिकारों के विमर्श के केंद्र में लाने की वकालत की। आपने बहुसंस्कृतिवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों का जिक्र किया। दस्तावेज बताते हैं कि सांस्कृतिक अधिकारों की मांग आज के बहुसांस्कृतिक समाजों में बहुत अहम हो गई है। ऐसा क्यों है कि किसी की संस्कृति को बचाना एक अधिकार का मुद्दा बन गया है? इसकी वजह गहरी है। असल में व्यक्ति की पहचान, उसका आत्मसम्मान, दुनिया को देखने का उसका नजरिया, ये सब काफी हद तक उसकी संस्कृति से जुड़े होते हैं। दिक्कत तब आती है जब किसी देश के कानून, शिक्षा व्यवस्था, यहाँ तक कि कामकाज का तरीका भी अनजाने में बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति को ही सामान्य मानकर चलता है। अच्छा, मतलब एक तरह का डिफॉल्ट सेटिंग बहुसंख्यक संस्कृति बन जाती है। हाँ, कह सकते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, अपनी जीवन शैली को बचाए रखना और अगली पीढ़ी को सौंपना मुश्किल हो जाता है। बहुसंस्कृतिवादियों का तर्क है कि उदारवादी लोकतंत्र भले ही तटस्थ होने का दावा करे, पर असल में वो अक्सर बहुसंख्यक संस्कृति का ही पक्ष लेता है। इसलिए अगर हमें सांस्कृतिक विविधता को सच में महत्व देना है, तो अल्पसंख्यक संस्कृतियों को भी पनपने का मौका देना होगा, और इसके लिए उन्हें कुछ विशेष रियायतें या अधिकार देने पड़ सकते हैं। किस तरह के विशेष अधिकार? दस्तावेज में 3 तरह के अधिकारों का जिक्र है। क्या आप उन्हें थोड़ा और समझा सकते हैं? हाँ, किमनिका जैसी विचारकों ने मुख्य रूप से 3 तरह के समूह आधारित अधिकारों की बात की है। पहला है सांस्कृतिक स्वशासन का अधिकार। ये ज्यादातर उन राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों या स्वदेशी समुदायों के लिए है जो किसी खास इलाके में रहते हैं।
इसका मतलब है कि उन्हें अपने स्थानीय मामलों जैसे शिक्षा, भाषा, संस्कृति, जमीन प्रबंधन आदि में कुछ हद तक राजनीतिक स्वायत्तता दी जाए। थोड़ी ऑटोनॉमी। हाँ, ऑटोनॉमी। दूसरा है विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समूहों की आवाज देश की संसद या अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में जरूर सुनी जाए, भले ही उनकी आबादी कम हो। इसके लिए सीटों का आरक्षण या सलाहकार समितियों में जगह जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। और तीसरा है जिसे पॉलीएथनिक राइट्स या बहुजातीय अधिकार कहा गया है। ये आप्रवासी समूहों या धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़े हैं। इसमें उन्हें अपनी सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिए सरकारी नीतियों या कानूनों से कुछ छूट मिल सकती हैं, जैसे कि अपनी भाषा में स्कूल चलाना, धार्मिक छुट्टियों का पालन करना या कुछ खास तरह के पहनावे की अनुमति मिलना, जब तक कि वो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। बिल्कुल, वो सीमा हमेशा रहती है, जब तक कि वो दूसरों के अधिकारों या देश के बुनियादी कानूनों का उल्लंघन ना करें। दस्तावेज में कनाडा और अमेरिका के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कनाडा में सिखों को निर्माण स्थल पर हेलमेट की जगह पगड़ी पहनने की छूट, या अमेरिका में एमिश समुदाय को उनकी पारंपरिक पोशाक की अनुमति। ये छोटे उदाहरण क्या बड़ी बात समझाते हैं? ये उदाहरण इसी विभेदकारी नागरिकता या पॉलीएथनिक अधिकारों के सिद्धांत को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि सच्ची समानता का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सबके साथ आंख मूंद कर एक जैसा बर्ताव किया जाए। कभी कभी किसी समूह की गहरी सांस्कृतिक या धार्मिक आस्था का सम्मान करने के लिए सामान्य नियमों में थोड़ी रियायत देना जरूरी हो जाता है, ताकि वो भी समाज का हिस्सा बने रह सकें। हाँ, ताकि वे भी समाज का हिस्सा बने रह सकें बिना अपनी पहचान खोए। लक्ष्य ये है कि नियम बनाते समय अलग-अलग समूहों की वास्तविक स्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। हालांकि ये भी सच है कि बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना भी होती है। अच्छा, किस तरह की आलोचना? आलोचक कहते हैं कि कभी-कभी ये समुदायों के अंदर होने वाले अन्याय जैसे लैंगिक भेदभाव या दकियानुसी रिवाजों को अनदेखा कर सकता है या उन्हें बढ़ावा दे सकता है। इसलिए इन अधिकारों को लागू करने में संतुलन और सावधानी की जरूरत होती है। ये भी एक अहम पहलू है। अच्छा, अब अधिकारों की कहानी में एक और परत जुड़ती है, पर्यावरणीय अधिकार। दस्तावेज कहते हैं कि ये मांग खासकर उन समाजों में ज्यादा उठी जहां लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। क्या इसका मतलब है कि पर्यावरण सिर्फ अमीर देशों की चिंता है? शुरुआत में ऐसा लगा था, ये सच है, लेकिन अब ये धारणा बदल रही है। पश्चिमी देशों में जब आर्थिक विकास एक स्तर पर पहुंच गया तो लोगों का ध्यान जीवन की गुणवत्ता पर गया। तब ये समझ बनी कि एक साफ सुथरा स्वस्थ पर्यावरण सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये अच्छे जीवन और मानव कल्याण के लिए एक बुनियादी जरूरत है। ग्रीन आंदोलन इसी सोच से निकले। उनका कहना था कि जिस तरह हम आर्थिक विकास, वैश्वीकरण और उपभोग के पीछे भाग रहे हैं, उससे हम अपने ही ग्रह को तबाह कर रहे हैं, जिसका असर न सिर्फ हम पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। इसलिए एक स्वस्थ पर्यावरण में रहना हमारा अधिकार होना चाहिए। और भारत के संदर्भ में भी दस्तावेज में एक अहम बात कही गई है जो इस धारणा को तोड़ती है कि ये सिर्फ पश्चिमी मुद्दा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, की व्याख्या बहुत दूर तक की है। कोर्ट ने बार बार कहा है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। गरिमा के साथ जीना? हाँ, और गरिमापूर्ण जीवन बिना स्वस्थ पर्यावरण के संभव नहीं है। इसलिए भारत में स्वच्छ हवा, साफ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को मौलिक अधिकार का ही हिस्सा माना गया है। ये दिखाता है कि पर्यावरण का मुद्दा अब विकासशील देशों के लिए भी उतना ही अहम है, क्योंकि पर्यावरण का क्षरण सबसे ज्यादा गरीबों और कमजोरों को ही प्रभावित करता है। सही कहा। अब आते हैं नारीवादी नजरिए पर। नारीवादियों ने अधिकारों की जो पारंपरिक समझ थी उसे किस तरह से चुनौती दी है? क्या उनके लिए अधिकार का मतलब कुछ अलग था? नारीवादी विचारकों ने एक बहुत बुनियादी लेकिन गहरी बात उठाई कि अधिकारों की ज्यादातर अवधारणाएं पुरुषों के जीवन, उनके अनुभवों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर गढ़ी गई हैं। उन्होंने दिखाया कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनके जैविक अनुभव जैसे गर्भधारण और प्रसव, और समाज में उनकी भूमिकाएं अक्सर पुरुषों से अलग होती हैं। और इन अंतरों को अधिकारों की बात करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर प्रजनन से जुड़े अधिकार जैसे गर्भनिरोधक तक पहुंच या गर्भपात का अधिकार महिलाओं के जीवन और उनकी स्वतंत्रता के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। इसी तरह संपत्ति में बराबरी का हक,
विवाह और तलाक के कानून, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, ये ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। दस्तावेज में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का जिक्र है। नारीवादियों ने इस विभाजन पर सवाल क्यों उठाया? हाँ, ये नारीवादी आलोचना का एक बहुत अहम बिंदु है। पारंपरिक उदारवादी सोच अक्सर समाज को दो हिस्सों में बांटती है। सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें राजनीति, कानून, बाजार जैसी चीजें आती हैं, और निजी क्षेत्र, जिसमें परिवार, घर और व्यक्तिगत रिश्ते आते हैं। और अधिकारों को ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। अच्छा। नारीवादियों ने तर्क दिया कि महिलाओं के साथ होने वाला ज्यादातर शोषण, भेदभाव और हिंसा इसी तथाकथित निजी क्षेत्र यानी घर परिवार के अंदर होती है, जिसे कानून और राज्य अक्सर अनदेखा कर देते हैं, ये कहकर कि ये घर का मामला है। ये तो बहुत आम बात है। हाँ, उन्होंने इस विभाजन को ही चुनौती दी और कहा कि घर के अंदर होने वाले अन्याय को भी सार्वजनिक चिंता का विषय माना जाना चाहिए और महिलाओं को घर के भीतर भी बराबरी और सुरक्षा के अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने दिखाया कि निजी भी राजनीतिक है। निश्चित रूप से पिछले कुछ दशकों में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और इंटरसेक्स LGBTQI+ समुदाय के अधिकारों की मांग वैश्विक स्तर पर जोर पकड़ा है। दस्तावेज सही कहते हैं कि जिन देशों को हम उदार और लोकतांत्रिक मानते हैं, वहां भी इस समुदाय के लोगों को गहरे भेदभाव, सामाजिक तिरस्कार और यहां तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, ये विडंबना है। बिल्कुल। मूल मांग बहुत सीधी है। किसी भी इंसान के साथ उसके यौन रुझान, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या लैंगिक पहचान, जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें भी वो सारे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए जो किसी और नागरिक को मिलते हैं। जैसे कि इसमें उनके रिश्तों को कानूनी मान्यता देना, उन्हें रोजगार और शिक्षा में समान अवसर देना और सबसे बढ़कर उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देना शामिल है। दस्तावेज ये भी इशारा करते हैं कि ये बहस पारंपरिक उदारवादी और मार्क्सवादी सोच के दायरे से भी आगे निकल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पारंपरिक उदारवाद, जो व्यक्ति की स्वायत्तता पर जोर देता है, वो अक्सर यौनिकता और लैंगिक पहचान जैसे मुद्दों पर या तो चुप रहा है या असहज। उसने ज्यादातर एक मानक नागरिक की कल्पना की, जो आमतौर पर विषम लैंगिक पुरुष होता था। वहीं पारंपरिक मार्क्सवाद ने सारा जोर वर्ग संघर्ष पर दिया और लैंगिकता या पहचान के मुद्दों को अक्सर कम महत्व दिया या उन्हें बुर्जुआ मुद्दे कहकर खारिज कर दिया। LGBTQI+ अधिकारों का आंदोलन इन दोनों स्थापित ढांचों को चुनौती देता है। तो ये एक नया मोर्चा खोल रहा है। हाँ, ये अधिकारों की परिभाषा को और फैलाने की मांग करता है, जिसमें सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक समानता ही नहीं, बल्कि पहचान की स्वतंत्रता, आत्म अभिव्यक्ति की आजादी और भेदभाव से मुक्ति जैसे नए आयाम भी शामिल हों। ये दिखाता है कि समानता की लड़ाई लगातार नए मोर्चे खोल रही है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ उभरती है, अधिकार कोई ठहरी हुई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। ये सिर्फ सरकार और नागरिक के रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे पर्यावरण, हमारे निजी रिश्तों और हमारी पहचान की गहराई तक पहुंच रहा है। बिल्कुल।